हेलो स्टूडेंट्स, एडोबिला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 8 के हिंदी विषय की वर्कशीट नंबर 30। आज के इस वर्कशीट में हमें संज्ञा शब्दों को जानना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। प्यारे बच्चों, आप सभी ने लाख की चूड़ियाँ कहानी पढ़ी है। इस कहानी का मुख्य पात्र बदलू है, जो कि कहानी का मुख्य पात्र है। बदलू एक व्यक्ति का नाम है और हिंदी भाषा के व्याकरण की दृष्टि से संज्ञा है। अतः हम जानते हैं कि कोई भी नाम, चाहे वह किसी वस्तु का हो, स्थान का हो, जाति का हो या भाव का हो, व्याकरण की दृष्टि से संज्ञा कहलाता है। हम लोगों ने लाख की चूड़ियाँ कहानी पढ़ी और उसमें बदलू का नाम बहुत बार आया है। तो यह बदलू जो है, यह एक व्यक्ति का नाम है, इसलिए यह संज्ञा है। और संज्ञा के बारे में हम लोग जानते हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, जाति, भाव इत्यादि के नाम को संज्ञा कहते हैं। यहाँ आप संज्ञा का परिभाषा भी बोल सकते हैं। किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, जाति के नाम को संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा को 3 भेदों में बांटा गया है। संज्ञा के 3 भेद बताए गए हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जैसे सुमित, महात्मा गांधी, दिल्ली, भारत इत्यादि। मतलब कोई भी नाम किसी खास व्यक्ति, किसी खास जगह, किसी खास नदी, तालाब, किसी भी खास चीज़ का अगर नाम हो और उससे एक चीज़ का बोध होता हो, एक वस्तु का बोध होता हो, एक व्यक्ति का बोध होता हो, तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा की श्रेणी में रखते हैं। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, जैसे स्त्री, बालक, गाय, नदी इत्यादि। तो इस तरह के जितने भी शब्द आते हैं जिससे पूरे जाति का बोध होता है, तो उसको हम लोग जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। चरित्र, स्वभाव, वजन, आकार आदि द्वारा जानी जाने वाली संज्ञा भी जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। मतलब इन सब का चरित्र एक जैसा हो, स्वभाव एक जैसा हो, वजन एक जैसा हो, आकार हो, तो इस सब से अगर किसी पूरे जाति का बोध होता हो तो उसको हम लोग जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पहाड़, तो पहाड़ का मतलब हुआ कि जितने भी पहाड़ होते हैं, पूरी पहाड़ जाति के बारे में बात हो रही है। यहाँ नदी की बात हुई तो नदी का मतलब पूरे नदी के बारे में बात हो रही है। गाय का मतलब पूरी गाय जाति के बारे में बात हो रही है। स्त्री का मतलब ही पूरी स्त्री जाति के बारे में बात हो रही है। तो इन सभी शब्दों से हम जातिवाचक संज्ञा का बोध समझेंगे। तीसरा है भाववाचक संज्ञा, जैसे सुंदरता, नाजुक, प्रसन्नता इत्यादि, जिसमें कोई व्यक्ति नहीं है और ना आकार या वजन है, परंतु उसका अनुभव होता हो, वैसे शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब वैसे शब्द जिसमें कोई व्यक्ति नहीं है, कोई वस्तु नहीं, कोई आकार नहीं है और कोई वजन नहीं है, वैसे शब्दों को हम लोग भाववाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं। कह रहे हैं कि निम्नलिखित शब्दों संज्ञा के भेदों के अनुसार, मतलब निम्नलिखित शब्दों को होगा यहाँ पर, संज्ञा के भेदों के अनुसार छांटकर उपयुक्त बादल में लिखिए। यहाँ कुछ बादल बनाए गए हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक के। इन बादलों में लिखना है। तो सबसे पहले आप शब्दों को देख लीजिए। यहाँ शब्द कौन कौन से हैं? शब्द हैं बदलू, बेलन, मचिया, आदमी, मकान, शहर, स्वभाव, रुचि, व्यथा, हिमालय, मिठास, बचपन, दौड़, मोहन, क्रोध, देश। ये सभी शब्द हैं और इन शब्दों को छांटकर हमें इनमें से व्यक्तिवाचक को अलग लिखना है, जातिवाचक शब्दों को अलग लिखना है और भाववाचक शब्दों को अलग लिखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न भी देख लेते हैं। भारत एक विशाल देश है, तो इसमें हमें संज्ञा छांटना है। भारत कौन सा संज्ञा है, विशाल कौन सा संज्ञा है और देश कौन संज्ञा है। उसके बाद एक बहुवैकल्पिक प्रश्न भी है, जिसमें इनमें से भाववाचक संज्ञा चुनिए, जैसे घृणा, लोहा, गंगा और बनारस। तो चलिए आंसर शीट पर इन सब का आंसर लिखते हैं और आप उनको बादल में लिख देंगे। मैं सबका अलग अलग लिखकर आपको बता देता हूँ। पहला प्रश्न था, निम्नलिखित शब्दों को संज्ञा के भेदों के अनुसार छांट कर लिखिए। तो व्यक्तिवाचक को हमने अलग छांट लिया है, बदलू, रुचि, हिमालय, मोहन। और जातिवाचक शब्दों को अलग छांट लिया, बेलन,
आदमी, मकान, शहर, देश। आप इन दोनों में अंतर देख सकते हैं। मोहन किसी खास व्यक्ति का नाम हो सकता है, हिमालय एक खास पहाड़ का नाम है, रुचि एक खास लड़की का नाम है और बदलू एक व्यक्ति का नाम है। तो इस तरह से ये सब के सब व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। उसी प्रकार हम देखें तो बेलन, बेलन से किसी एक बेलन का बोध नहीं होता है, बल्कि सारे बेलन का बोध होता है। आदमी से सारे आदमी का बोध होता है। मकान मतलब सारे मकान आ सकते हैं, और शहर का मतलब सारे शहर। इसमें किसी एक शहर का नाम नहीं दिया। अगर दिल्ली होता तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता, लेकिन शहर है तो यह जातिवाचक संज्ञा होगा। उसी तरह देश है तो देश भी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। उसके बाद है भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा में आ गया स्वभाव, व्यथा, मिठास, क्रोध, दौड़। इसमें कहीं कोई व्यक्ति नहीं है, कहीं कोई स्थान नहीं है, एक भाव है। यह अमूर्त शब्द होता है, तो इसको हम लोग भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं। उसी तरह से यहाँ है भारत एक विशाल देश है, संज्ञा छांटे। तो भारत एक खास देश का नाम है, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। विशाल एक भाववाचक संज्ञा हो गया और देश जातिवाचक संज्ञा हो गया। तो इस तरह से भारत व्यक्तिवाचक, विशाल भाववाचक और देश जातिवाचक हो गया। उसके बाद प्रश्न 3 है, इनमें से भाववाचक संज्ञा चुनिए। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले बनारस देखिए। तो बनारस क्या है? एक शहर का नाम है, इसलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। और गंगा क्या है? गंगा एक खास नदी का नाम है, इसलिए गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। लोहा जातिवाचक संज्ञा होगा, क्योंकि लोहा से सारे लोहा का बोध हो जाता है। और घृणा भाववाचक संज्ञा है, इसलिए इसका उत्तर घृणा होगा। अब रही बात बादलों में लिखने की, तो आप जो बादल बना है उस बादल में व्यक्तिवाचक वाले बादल में इन शब्दों को लिखेंगे, बदलू, रुचि, हिमालय, मोहन। और जातिवाचक वाले बादल में, जातिवाचक संज्ञा का जो बादल बना है उसमें आप लिखेंगे बेलन, आदमी, मकान, शहर और देश। इसके बाद स्वभाव, व्यथा, मिठास, क्रोध, इन सबको भाववाचक संज्ञा के बादल में लिखेंगे। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से संज्ञा के 3 भेद किए गए हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। और पहले हम लोग जो संज्ञा के 5 भेद पढ़ते थे, अब नए व्याकरण में उन 5 भेदों को समेटकर 3 भेदों में रख दिया गया है। कभी कभी भाषा का विकास होता है तो व्याकरण में भी परिवर्तन होता है, तो उस परिवर्तन के आधार पर ही यहाँ संज्ञा के 3 भेद दिखाए गए हैं। तो इस तरह से हमने संज्ञा को जाना, और इस वीडियो में हमने संज्ञा के सारे भेद को भी जाना। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।